Okay, good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. तो रिवीजन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स का सेकंड क्लास में आज हम हैं। फर्स्ट क्लास में कल कहाँ खत्म किया था, क्या क्या रिवाइज किया, एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स देखे थे, दो होते हैं, रैशनल इरेशनल। टाइप्स ऑफ देयर डेसिमल एक्सपेंशन तीन तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें से ऊपर के दो पार्ट्स जो हैं वो दे आर पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसी का बनता है डिवाइड करके न्यूमरेटर को, पहली बात तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बनाते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके। वो डिवाइड करके अगर वो टर्मिनेटिंग बनता है तो मैं कह दूंगा कि वो नंबर रैशनल है। वो डिवाइड करके अगर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग बनता है, मतलब चलता तो जा रहा है बट पैटर्न बना रहा है, तो मैं कह दूंगा तो भी रैशनल है। लेकिन वो डिवाइड करने के बाद नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग बना रहा है, चलता भी जा रहा है और पैटर्न भी नहीं बना रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, वो इरेशनल नंबर है। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन आपके 100% आने वाला है कि बताओ कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल। पैटर्न कुछ भी हो सकता है बट क्वेश्चन जरूर आएगा, इवन आरबीएससी वालों के भी आएगा। तो वहां पे हमने कल स्टॉप किया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई नंबर आता है 1/17 को डिस्कस कर रहे थे, राइट, कि अगर कोई नंबर आता है जैसे 1/17 और पता लगाओ कि ये रैशनल है या इरेशनल, तो आपने इसको 1 को 17 से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके चेक किया, तो इसका जो पैटर्न है वो 16 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीट होना शुरू हो गया। तो रिपीट होना शुरू हो गया तो तीनों में से कौन सी फॉर्म है डेसिमल एक्सपेंशन की, बताओ कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन सा, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रैशनल का या इरेशनल का? तो मैं डिसाइड कर लूंगा या मैं इस डिसीजन पे पहुंच जाऊंगा कि ये एक रैशनल नंबर है। यहां तक हमने कल कर लिया था, पर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सर ये तो 1/17 वैसे ही दिख रहा था रैशनल है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना, तो हमने क्यों कन्वर्ट किया? ऑब्वियसली नहीं करना है। अगर 1/17 पूछता है आपसे रैशनल इरेशनल, तो थोड़ा उसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करके बताओगे। वैसे भी तो पता लगा सकते हो कि रैशनल है इरेशनल है, कैसे? अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में है जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, है ना, तो वो वैसे भी रैशनल है, इरेशनल नहीं है। बट अगर स्पेसिफिकली पूछ ले कि आप ये बताओ कि ये तीनों में से कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का नंबर है, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का है या नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का है, तब तो डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म चेक ही करनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है भाई। अगर स्टॉप हो जाता है तो कह देना टर्मिनेटिंग है, अगर स्टॉप नहीं होता है और पैटर्न बनता है तो कह देना रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर स्टॉप भी नहीं हो रहा है और पैटर्न भी नहीं बन रहा है तो क्या कह देना, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर यहाँ पे अनदर क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर कहां तक चेक करें भाई, हमने 10-11 डेसिमल प्लेसेस तो चेक किए, नहीं बन रहा था पैटर्न, तो हमने तो स्टॉप करके वहीं पे आंसर दे दिया था नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेट। हमको क्या पता कि 16 के बाद ही रिपीट होना है भाई, कहां तक चेक करें? द क्वेश्चन इज कहां तक चेक करें भाई। सपोज करो 16 तक करते और उस टाइम भी रिपीट नहीं होता तो फिर क्या आगे और चलते क्या? तो इसका आंसर है कि मैक्सिमम कहां तक जाएगा, वो जो डिनोमिनेटर है उसमें से एक कम, जो डिनोमिनेटर है उसमें से एक कम, 17 में से एक कम हुआ तो 16, तो ये मैक्सिमम 16 तक जाएगा। तो अगर आप वो रिपीट, अगर मान लो 3 प्लेसेस पे रिपीट हो गया, बहुत अच्छी बात है, आंसर टिक करो रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। मान लो 10 प्लेस पे हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चेक कहां तक करना है आपको? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 16 तक जरूर चेक करना है, 16 तक वो हो ही जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये तो 17 तो छोटा ही नंबर था, कल को बड़ा नंबर आ जाए, कल को बड़ा नंबर आ जाए 258, अब चेक करना है मुझे कि टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टॉप हो जाएगा तो कह देंगे टर्मिनेटिंग है। स्टॉप नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो क्या इसको 257 प्लेसेस तक चेक करना है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं करना है। तो फिर अब आज का टॉपिक की जो हम स्टार्ट करने वाले, मैंने कहा था कल से स्टार्ट करेंगे, है ना, आज के टॉपिक हम स्टार्ट ही यहां से करने वाले हैं कि बिना डिवाइड करे ही बता दोगे कि तीनों में से कौन सा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने की भी एक्चुअली जरूरत नहीं है, अगर अगर केवल बताना है तीनों में से कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, केवल अगर इतना बताना है तो एक्चुअली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, पर उसने कहा कि मुझे तो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ही बताओ, मतलब पूरी डेसिमल बताओ 1.325 क्या आंसर क्या है, तब तो डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन आंसर नहीं पूछा, केवल आंसर का टाइप पूछा है कि टर्मिनेटिंग है,
रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है? तो एक्चुअली यू डू नॉट नीड टू डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हमने सीखा था, याद करो, बिना डिवाइड करे भी हम देख सकते हैं, एक थ्योरम है। तो वहां से अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। क्लियर है? देखो भाई, तो अगला टॉपिक था हमारा फ्रैक्शन फॉर्म जो होती है हमारी, पी बाई क्यू की फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे 1/17 ही पूछता कि बताओ कौन सी फॉर्म है तीन में से। ऑब्वियसली ये तीसरी फॉर्म तो नहीं है। क्यों तीसरी फॉर्म नहीं है? जब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो ये रैशनल है। तीसरी फॉर्म किसकी थी? तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे कैंसिल आउट हो गया। दो ही ऑप्शन बचे। दो ऑप्शन कौन कौन से बचे? आइदर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो दो ऑप्शन जो है वो है टर्मिनेटिंग या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरा ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग का एलिमिनेट हो गया। तो एक तरीके से दो ऑप्शन ये हुए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। दो ऑप्शन कौन से बचे? टर्मिनेटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में तो वो रेकरिंग वाला ये चीज फिक्स्ड है, नॉन रेकरिंग वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो इरेशनल का होता था। समझ में आई बात? तो कोई भी फ्रैक्शन है मेरे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में तो ऑब्वियसली वो रैशनल है। तो वो दो फॉर्म का हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर वो रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला पी बाई क्यू की फॉर्म का होगा नहीं, क्योंकि वो रैशनल हो नहीं सकता। अब बिना डिवाइड करे कैसे पता लगाएं कि ये है या ये है? तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम थी। देखो थ्योरम को बिल्कुल विस्तार से ना समझा कि शॉर्ट एंड स्वीट में समझा रहा हूं, क्योंकि थ्योरम आने वाली नहीं है कि थ्योरम बताओ, ऐसा तो आने वाला नहीं है। थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। व्हेन डिनोमिनेटर can be written in the form 2 to the power m into 5 to the power m where m and n are non-negative integers, अगर ऐसा केस बनता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और जब इसका उल्टा हो, जब डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, तब वो क्या बनेगा? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। अब इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि आप करो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज। क्या करेंगे? उसके फैक्टर्स में या तो 2 दिखाई दे या 5 दिखाई दे या दोनों दिखाई दे, तब तक तो वो रहेगा। और अगर कोई तीसरा प्राइम फैक्टर, पहली बात तो जब अपन फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टर्स हमेशा प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जैसे 2 3 5 7, किसी को भी 9 नहीं मिल सकता। क्यों? अगर उसको 9 मिला है तो दैट मीन्स उसने फैक्टराइजेशन पूरा नहीं किया है। अभी 9 और डिवाइड हो जाता 3 into 3। अगर किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में into 9 ऐसा कुछ मिल गया, दैट मीन्स उसने फैक्टराइजेशन पूरा नहीं किया। ठीक है ना? जब वो पूरा फैक्टराइजेशन करेगा तो ये 9 भी दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, 3 into 3। तो अल्टीमेटली तो प्राइम नंबर ही मिला अगर आप पूरा कर रहे हो तो जो फैक्टराइजेशन प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिकली उसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, क्योंकि उसमें अपन प्राइम फैक्टर्स ही निकालते हैं। तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 5 या बोथ, यहां तक तो वो टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कोई तीसरा प्राइम फैक्टर मिला, जैसे कि 3, जैसे कि 7, जैसे कि 11, जैसे कि 17 19, जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, तब वो क्या बन जाएगा? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल और सरल भाषा में समझाया मैंने। क्या समझाया बताओ? बोलो निहारिका, क्या समझे? डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन फॉर्म, डिनोमिनेटर का फैक्टराइज्ड फॉर्म, उस फैक्टराइज्ड फॉर्म में अगर 2 एज ए फैक्टर दिखाई दिया, फाइन। 5 एज ए फैक्टर दिखाई दिया, फाइन। दोनों दिखाई दिए तब तक भी फाइन। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर दिखाई दिया तो फिर वो नॉट फाइन। क्योंकि अगर वो कोई और फैक्टर दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो 2 क्यूब दिखाई दिया, तो 2 क्यूब को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 0। यस और नो? तो मैंने क्या कहा, जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो टर्मिनेटिंग। तो मैं 2 क्यूब को इस फॉर्म में लिख पाया, जहां पे ऊपर के जो ये पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। 3 भी नॉन नेगेटिव है, 0 भी नॉन नेगेटिव। ठीक है। कल को अगर 5 का स्क्वायर है तो उसको भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे? 2 to the power 0 into 5 का स्क्वायर। 0 भी नॉन नेगेटिव, 2 भी नॉन नेगेटिव। कल को अगर दोनों है तो भी लिख पाओगे, जैसे 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो अभी तो ये वैसे ही इस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, लिखना क्या है? वैसे ही इस फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं कि 3 भी नॉन नेगेटिव, 2 है। लेकिन कल को अगर इनके साथ कोई तीसरा फैक्टर भी दिखाई दिया, जैसे 2 क्यूब इंटू 3 की पावर कुछ भी ले लो, जैसे 5।
अब इसको आप चाह के भी इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, आप ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसे लिख पाओगे 2 क्यूब इंटू 5 नहीं दिखाई दिया तो आप 5 की पावर 0 लिखाई दोगे, लेकिन ये 3 की पावर 5 तो बीच में आएगा, तो ये जो फॉर्मेट है वो इससे मैच नहीं करता है ना। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा ये तीसरी चीज भी आ रही है, इसको भगा थोड़ ना सकते हो। तो कुल मिला के इस फॉर्मेट का नहीं हुआ तो वो कौन सी कैटेगरी का नंबर है? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का नंबर। क्लियर है? तो एक्चुअली हमको डिवाइड करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी, क्योंकि 1/17 में डिनोमिनेटर 17 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑब्वियसली यही रहेगा, 17 ही रहेगा क्योंकि खुद एक प्राइम नंबर है। तो 17 को आप कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। देसी भाषा में समझो तो 2 और 5 के अलावा तीसरा नंबर आ गया ना 17। तो ये कौन सी कैटेगरी का था? अब जैसे वो वाला क्वेश्चन लो, अब वो क्वेश्चन लो कि सर अगर 1/258 आ जाए तो क्या 257 प्लेसेस तक हमको चेक करना है कि नो, बिल्कुल नहीं करना। आप तो 258 को फैक्टराइज करो जरा। 258 को फैक्टराइज करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से काट के देखो, 2 1 जा 2, आगे बोलो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। आगे और 2 से कट रहा हो तो काटो, नहीं कट रहा। अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3 से काटो, 3 4 जा 12, 3 3 जा, और फिर ये सीधे 43 से कटेगा, उसके अलावा किसी भी प्राइम नंबर से नहीं कटेगा जितना मैं को देख पा रहा हूँ, क्योंकि 43 एक प्राइम नंबर है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म जो हो गई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 43 की पावर 1, ऐसे ही लिखोगे। अब ये जो फॉर्म है, डिनोमिनेटर की फॉर्म है, फैक्टराइज फॉर्म, वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n से मैच नहीं करती है ना, क्योंकि ये वाला चीज मैच कर गई, ये वाली चीज मैच कर गई, पर अब इसको भगा थोड़ ना सकते हो। तो ये इसकी फॉर्म की नहीं है, तो ये स्ट्रेट अवे यू कैन से दैट कि ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है तीनों में से? बीच वाली, रेकरिंग, क्योंकि तीसरी तो हो ही नहीं सकती। रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो कंफ्यूज करने के लिए वो ये भी कहेगा कि बताओ तीनों में से कौन सी है, तो आपके माइंड में 3 ऑप्शन घूमेंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो तीसरा ऑप्शन तो देखते एलिमिनेट कर देना, आपके पास 2 ही ऑप्शन है एक्चुअली। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि तीसरी तो इरेशनल की होती है और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो ये इरेशनल कैसे होगा? तो रैशनल है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं रिवीजन पार्ट में। हाँ जी, एक आपका टॉपिक आया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक लेमा निकाला। लेमा का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले तो। लेमा मींस ए स्टेटमेंट विच इज सेल्फ प्रूवन। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि अपने आप में प्रूवन है, उसको और प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यूक्लिड ने ऐसा बताया कि जब अपन किसी नंबर को किसी रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक लेमा बनता है, एक स्टेटमेंट बनता है जो प्रूव्ड है। उसको बस रट लो, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और स्टेटमेंट क्या था? ये था, क्या कहता था? गिवन टू पॉजिटिव, अच्छा वहां पे इंटीजर्स होने चाहिए, नंबर गलत कहा मैंने। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले, 1 2 3 4 5, तो मैं यूं कह सकता हूं नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर को किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करें तो यूनिक इंटीजर्स Q और R निकल के आते हैं, और वो इस लेमा को सेटिस्फाई करते हैं कि जो वो नंबर है, पहला वाला नंबर A इक्वल टू दूसरा वाला नंबर इंटू Q, यानी कि क्वोशंट जो आया है, एंड R इज इक्वल टू रिमाइंडर। इस पूरी चीज को हम यूं समझ सकते हैं बेटा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 11 को 3 से डिवाइड किया तो बोलो क्या आंसर आएंगे? 3 3 जा 9, बचा क्या? 2। बोलो इसको क्या कहते हो? क्वोशंट। इसको क्या कहते हो? रिमाइंडर। इसको क्या कहते हो? डिवीजर यहाँ पे B से डिनोट किया गया है, और इसको क्या कहते हो? डिविडेंड। इसको A से डिनोट किया गया है। जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो A, जिससे डिवाइड हो रहा है वो B। तो आज चेक करो बेटा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 9 और वापस 2 जोड़ दूं तो 11 बन जाएगा। 3 इंटू 3 9 प्लस 2 बिकम्स 11। तो क्या बना? लेमा आप खुद बनाओ, B इंटू क्यू प्लस उसमें रिमाइंडर और ऐड किया, तो ये पूरी चीज क्या बन गई? वापस वही A बन गई जिसको डिवाइड किया था शुरू में, डिविडेंड बन गया। तो यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। अगर कोई पूछे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, तो आप सीधा सीधा ये कह दो कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। बट इसके आगे इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे यूक्लिड ने ऐसा कहा कि ये जो रिमाइंडर है ना, इसकी वैल्यू जो है ना, ये रिमाइंडर है ना, इसकी वैल्यू जो है ना,
गिरी से गिरी कंडीशन में 0 हो सकती है, नेगेटिव तो होगी नहीं, कभी किसी का रिमाइंडर डिवाइड करते टाइम -3 तो बच नहीं सकता। पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज अनदर केस, वहां पे नेगेटिव रिमाइंडर्स भी बचते हैं। बट यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है कि पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर की गिरी से गिरी वैल्यू क्या हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो होगी वो डिवीजर से छोटी होगी, यानी बी से छोटी होगी। कभी भी रिमाइंडर जो है वो 3 से छोटा है, अभी जो 2 रिमाइंडर बच रहा है वो 3 से छोटा है या नहीं है बताओ। इस डिवीजर के बराबर या इससे बड़ा रिमाइंडर कभी बच सकता है, बराबर भी नहीं बच सकता और बड़ा भी नहीं बच सकता, इससे छोटा ही बचेगा। अगर बराबर या बड़ा मान लो 3 आ जाता तो मैं तो एक और बार काट देता ना, छोड़ता थोड़ा ना उसको 3 रिमाइंडर, मैं एक और बार इसको डिवाइड कर देता, तो हमेशा रिमाइंडर इससे छोटा ही बचेगा। तो ये चीज याद हो जाती है। बट इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि रिमाइंडर शुड वेरी फ्रॉम 0 टू बी, शुड वेरी फ्रॉम 0 टू बी, 0 से b तक रिमाइंडर वेरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट गिरी से गिरी कंडीशन में 0 रहेगा। ज्यादा से ज्यादा कंडीशन में वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी उसकी, b से छोटी छोटी रहेगी, ठीक है। और रहेगी इंटीग्रल वैल्यू, रहेगी इंटीग्रल वैल्यू। सपोज करो b3 है तो ऐसा नहीं कि सर रिमाइंडर 2.9 बचेगा कि नहीं, इंटीग्रल वैल्यू बचेगी, 2 बचेगा, 1 बचेगा, नॉन इंटीग्रल वैल्यू डेसिमल वैल्यू नहीं बचेगी रिमाइंडर की, ठीक है। क्लियर है, ऐसा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझाता है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो, ठीक है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर रिमाइंडर विल वेरी फ्रॉम 0 टू बी, याद रहे ये 0 के बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पे डंडा लिखा हुआ है, लेकिन ये b के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे डंडा नहीं लगा हुआ है। इससे तो ये छोटा ही होगा, लेकिन ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है। जहां पे a का मतलब है डिविडेंड, b का मतलब है डिविजर, q का मतलब है क्वोशिएंट एंड r का मतलब है रिमाइंडर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लेमा खत्म हुआ तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आता है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। मैंने एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया, मैंने कहा इसको सॉल्व करो, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस आपने फॉलो किया दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। मैंने कहा पालक पनीर की सब्जी बनानी है, तो उसका कोई प्रोसेस होगा, पालक छीलनी है, काटनी नहीं, उससे पहले मार्केट से लानी है, जो भी है उससे पहले मार्केट से लानी है, पनीर लाना है, ठीक है, उसको फिर काटनी है, जो भी है, और फिर जो भी उसका प्रोसेस रहता होगा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। मैं कहूँ कि एल्गोरिथम बताओ पालक पनीर बनाने का, दैट मीन्स मैं आपसे प्रोसेस पूछ रहा हूँ कि पालक पनीर बनाने के लिए A to Z क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, समझ गया मतलब एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, पहले तो देखो डिफरेंस भी बता दिया मैंने यहाँ पे कि लेमा क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो कि सेल्फ प्रूवन होता है, विच कैन बी यूज्ड, जिसको यूज करते हैं अपन टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा को हम यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, लेमा को कभी प्रूव नहीं किया जाता, वो अपने आप में प्रूवन है, वो अपने आप में प्रूवन है। ऐसे मानो सबसे पहले लेमा ही आया था, फिर उसने हेल्प करी दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, ठीक है। भगवान है लेमा तो, है ना, सबसे पहले मौजूद था सृष्टि में, उसको कोई भी, उसको किसी ने नहीं बनाया, उसने दूसरों को जरूर बनाया। हाँ सर, हाँ सर ये इसमें ये यूक्लिड डिवीजन तो कट गया ना? कटी गया, कोई बात नहीं, अभी अपन पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, चलने दो अभी तो, है ना। आरबीएससी वालों का तो है ना, तो अभी तो अपन रिवीजन तो पूरे चैप्टर का कर लेते हैं ना, ठीक है। क्लियर है, एक इतनी देर में माइक ऑन हुआ, मुझे लगा कोई डाउट है, बट वो इसलिए था कि सर जो पढ़ा रहे हो पढ़ाओ मत, वो तो है ही नहीं हमारे, बट मैं तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, वाइल एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। कोई काम करने के लिए, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कोई चीज करने के लिए वेल डिफाइंड स्टेप्स की जो सीरीज होती है, उस सीरीज को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है ना। यूज टू सॉल्व सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और उस एल्गोरिथम, ऐसा नहीं है कि सर हम कुछ भी कर रहे हैं, वो एल्गोरिथम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे पालक पनीर बना रहा है, मेरी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स फॉलो करूंगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि सर करे जा रहा हूं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो एल्गोरिथम नहीं है, वो एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है ना। जैसा भी ये उठेगा बाहर जाएगा, 2-4 राउंड लगा के वापस आ जाएगा, तो इसने जो किया इसका कोई पर्पस नहीं था ना, तो फिर वो एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है। क्लियर है, हाँ। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, सुनो भाई,
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, पहली बात एल्गोरिथम वर्ड आती समझ जाना, प्रोसेस, तो ये एक टेक्निक है या एक प्रोसेस है विच इज यूज्ड, जो किस में काम आता है, सबसे पहली चीज एचसीएफ निकालने में काम आता है, ऐसे नंबर्स जो कि बड़े लार्ज नंबर्स। क्या कहा मैंने, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो क्या काम करता है, वो एक ऐसी टेक्निक है, एक टेक्निक है, प्रोसेस है ना, पहले बताया मैंने। वो प्रोसेस क्या काम करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालने के लिए काम आता है। वो सर एचसीएफ तो वैसे भी अपन एक दूसरा तरीका है ना अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो उससे भी निकाल लेते हैं, बट ये मेथड क्या करता है, दो पॉजिटिव नंबर्स जो कि प्रेफरेबली बड़े लार्ज नंबर्स हो उनका एचसीएफ निकालने में हमको हेल्प करता है। मतलब एक प्रोसेस है जो एचसीएफ निकालने के काम आता है बड़े नंबर्स का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है किसकी हेल्प लेता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प लेता है, क्योंकि लेमा तो भगवान है, उसकी तो हेल्प लेनी पड़ेगी, लेमा किसी की हेल्प नहीं लेगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। लेमा तो ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो दूसरी चीजों को सॉल्व करने में मदद करता है, तो ये एल्गोरिथम इस लेमा की मदद लेता है। ठीक है, क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल, अच्छा इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, मत देखो उसमें, इधर देखो स्क्रीन पे, मतलब बुक में मत देखो, स्क्रीन पे देखो, रिवीजन चल रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा 25262, इसको डिवाइड करें आप, इसको डिवाइड करें 3 कर दो, इसको डिवाइड करें आप 369 से, तो ये बड़े नंबर्स हैं, सॉरी इसको डिवाइड क्या करें, इस दोनों का एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालने का काम आता है भाई वो, डिवाइड तो इसका प्रोसेस में डिवाइड होगा। मैंने कहा इन दोनों नंबर्स का क्या निकालें बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप कहोगे सर वैसे तो निकाल लेंगे, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ी सी दिक्कत ये होगी, बड़े नंबर्स हैं उसको पूरा फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बता रहा हूँ एचसीएफ निकालने का, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है, वो भी है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, है ना, तो वो भी बता रहा हूँ, बट वो बताएंगे उससे पहले समझ लो कि वो बड़ा मेथड रहेगा। तो अब शॉर्ट में कैसे करें या इफेक्टिव तरीके से कैसे करें, तो बड़े नंबर्स का एचसीएफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, एल्गोरिथम क्या कहता है, अब उस एल्गोरिथम के स्टेप्स नोट डाउन करो। पहला स्टेप ये है कि पहला स्टेप ये है कि दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, बड़े नंबर को मानो ए, बड़े नंबर को मानो 25263, छोटे नंबर को मानो, ठीक है। अब करो ए को बी से डिवाइड, क्या करो, ए को बी से, स्टेप नंबर 2 डिवाइड करो ए को बी से, ए को बी से जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे कुछ क्वोशंट मिलेगा और मुझे कुछ रिमाइंडर मिलेगा, कितना मिलेगा बताओ, डिवाइड करके बताओ, क्या हुआ, डिवाइड एंड टेल कि ए को बी से डिवाइड करके कितना तो क्वोशंट मिलेगा और कितना रिमाइंडर मिलने वाला है। अच्छा मैंने कल कहा था पैटर्न चेंज करना है, तो आप दोनों कल आगे बैठे थे, आप पीछे बैठ गए, ऐसे पैटर्न चेंज नहीं करना है, आप दोनों को ही अलग अलग बैठना है, ऐसे पैटर्न चेंज करना है, समझे, हाँ सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं कल की तरह। हाँ जी बताओ, व्हाट इज क्वोशंट एंड रिमाइंडर थ्रू दिस प्रोसेस, डिवीजन प्रोसेस, क्योंकि हमको बिल्कुल हमारी कंफर्ट जोन में नहीं रहना है,
डिस्कम्फर्ट जोन में जाना है, ठीक है ना। बोलो भाई, 68 तो क्वोशंट, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, टू 5263 डिवाइडेड बाय 369 देखते हैं। अब 8 टाइम्स कैसे जाएगा ये, सर यहाँ पे 2314 थोड़ी आएगा, 2214 आएगा। अच्छा देखते हैं। सिक्स 9 या 54, रिमाइंडर 5, 6 6 36 एंड 5 41, रिमाइंडर 4, 18 एंड 4 22, ओके। अब यहाँ पे 3 बचेगा ना, राइट, हाँ अब जा सकता है 8 टाइम्स, 8 9 जा 72, 7 8 6 जा 48 एंड 7 55, बचा 5, 8 या 24 एंड 5 29, तो 171 रिमाइंडर बचा, ठीक है। ये डिवीजन, तो क्वेश्चन तो आया 68 एंड रिमाइंडर आया 171। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये डिवीजन तो देखो आपको ही करना है, कोई आके करके नहीं देगा, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, सुनो। अब नए ए और बी मानो, अब नए ए और बी मानो। नया ए तो वो मानो, नया ए तो वो मानो जो पिछली बार क्या था, बी। पिछली बार बी क्या था, तो इसको रखो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ पे, और नया बी क्या मानेंगे, जो रिमाइंडर बचा है 171। समझ आया? अच्छा, कब तक चलते जाएंगे, कब तक चलते जाएंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलता, ठीक है। वापस करो डिवाइड, और ऐसा करने से, ऐसा करने से मतलब ऐसा हमने मान लिया, फोर्थ स्टेप में वापस a डिवाइडेड बाय b करो, तो ऐसा करने से क्या तो आया क्वोशिएंट और क्या आया रिमाइंडर, वो बताइए। हो गया? टू तो क्वोशिएंट 171 2 टाइम्स कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 27। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं बना। स्टेप नंबर 5 में फिर से रिपीट करो, नए ए और नए बी चाहिए। तो नया ए तो क्या बनेगा, जो पहले बी था, पहले बी क्या था 171, और नया बी क्या बनेगा, जो इस केस में रिमाइंडर आया। अब करना जरा a डिवाइडेड बाय b, और नए क्वोशिएंट और रिमाइंडर ले आओ, और रिमाइंडर 9, रिमाइंडर 9। एक बार अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, वही 7th स्टेप में हम क्या करेंगे, नए ए और बी। तो ए क्या है, ए क्या है, जो पहले बी था, यानी कि 27, और बी तो सर ये फोर्थ स्टेप, क्या हुआ, सर ये फोर्थ स्टेप में रिमाइंडर 27 थोड़ी आएगा, 35 आएगा। फोर्थ स्टेप में रिमाइंडर 27 नहीं आएगा, ऐसा कह रही है यशमी। चेक करो फिर से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, बचा 3, 342, 369 में से 342 गया तो 7, यहाँ तो 27 ही आ रहा है बेटा, यहाँ तो सही आ रहा है रिमाइंडर, 6th वाले में गलत है, देखते हैं अभी। 27 4 जा 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2, 4 2 जा 8 and 2 10, 4 टाइम्स ही दोनों कट रहा है, ये ज्यादा कटेगा ना, 6 टाइम्स कटेगा, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, रिमाइंडर 4, 6 1 जा 6 and 4, सॉरी 6 7 जा 42, रिमाइंडर 4, 6 2 जा 12 and 4 16, 166। तो ये 6 टाइम्स कटेगा भाई,
हालांकि रिमाइंडर सही है, रिमाइंडर कितना आया, नहीं रिमाइंडर भी गलत है, क्या सही है, 1 यहाँ पे 6 आएगा, 6 7 जा 42, रिमाइंडर 4, 6 2 जा 12 एंड 4 162, बचा 171। हाँ तो रिमाइंडर 9 सही है। अब ठीक है, चलिए तो अब आप बताइए इसके आगे कि अब नया क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, मतलब नया डिविडेंड ए क्या हो जाएगा, जो पहले डिविजर था यानी कि 27, और नया डिविजर क्या हो जाएगा, जो पहले रिमाइंडर था इस प्रोसेस में, जो रिमाइंडर आया यानी कि 9। अब आप जब 8 स्टेप में a डिवाइडेड बाय b करेंगे तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 9 3 जा 27 3, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, प्रोसेस एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे एल्गोरिथम स्टॉप्स। और इस केस में जो आपके पास b है दैट इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। इस प्रोसेस में जो आपके पास b है वही आपका HCF है। HCF क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। ठीक है, समझ आया, ये पूरा क्या समझ नहीं आया बताओ। 6th स्टेप में समझ में नहीं आया, सिक्स स्टेप में हमने क्या किया, a को b से डिवाइड किया, 171 को 27 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करो आप, क्वेश्चन क्या बचता है, 6 बचता है, ये b नहीं है सॉरी ये 6 है, क्वेश्चन 6 बचता है, 27 6 जा कितना होता है 162, रिमाइंडर बच जाएगा 9। अब फिर उसके बाद वही स्टेप रिपीट करेंगे, a तो क्या होगा जो पिछला b था 27, देखो हर बार a क्या किया जो पिछला b था, इधर भी a क्या किया जो पिछला b था, इधर भी a क्या किया जो पिछला b था, b क्या किया हमने, b क्या किया जो यहाँ पे रिमाइंडर था, b क्या किया जो हमने यहाँ पे रिमाइंडर था, b क्या किया जो हमने यहाँ पे रिमाइंडर, 27 को 9 से डिवाइड किया हमने 8 स्टेप में a डिवाइडेड बाई b, तो 9 3 जा 27 पूरा पूरा कट गया और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो रिमाइंडर 0 बच गया, दैट मींस एल्गोरिथम स्टॉप होता है। और इस केस में b की वैल्यू क्या थी, क्या थी 9, तो HCF भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है, सभी को क्लियर है, ठीक है चलें आगे। अब फिर क्वेश्चंस तो आपको करना ही है, बिकॉज ये रिवीजन चल रहा है तो मैं बुक के क्वेश्चंस तो करा नहीं सकता, एक एग्जांपल करवा दिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवीजन में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, ध्यान से सुनो, ये कहता है कि दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइम और एक होते हैं कंपोजिट। दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइम और एक होते हैं, क्या होते हैं प्राइम और क्या होते हैं कंपोजिट। तो प्राइम क्या होते हैं, जो और ज्यादा ब्रेक नहीं हो सकते, जो खुद की, हाँ जो खुद की टेबल में दिखाई देते हैं, या वन की टेबल में, खुद की शादी में जाएंगे और वन की शादी में जाएंगे, किसी दूसरे प्राइम नंबर की शादी में नहीं जाएंगे, या किसी दूसरे नंबर की शादी में नहीं, या दूसरे की टेबल में दिखाई नहीं देंगे। जैसे 2 जो है 2 की टेबल में दिखाई देता है, 2 1 या 2, और किसी की टेबल में दिखाई नहीं, तो ये प्राइम नंबर है। 3 क्या है, 3 भी खुद की टेबल में दिखाई देता है, 3 1 या 3, और किसी की टेबल में दिखाई नहीं देता है। 4 जो है वो 4 1 या 4 में दिखाई देता है, लेकिन 2 की शादी में भी घूम रहा है, वो देखो ध्यान से, वहां पे मलाई कोफ्ता चेप रहा है, 2 2 जा 4। तो अब वो अगर दूसरे की शादी में है दैट मींस इट इज कंपोजिट एंड नॉट प्राइम। तो ये होते हैं प्राइम और कंपोजिट। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप ब्रेक करके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो, किसी भी कंपोजिट नंबर को ब्रेक करके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल 4 कंपोजिट नंबर है, तो 4 को मैं ब्रेक करके 2 इंटू 2 लिख सकता हूं ना, या फिर सिंपली कहूं तो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। जैसे और कंपोजिट नंबर बताओ, 6 कंपोजिट नंबर है तो 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। और कोई कंपोजिट नंबर बताओ, जैसे 12 को कैसे ब्रेक करके लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू 3, वही फैक्टराइज करना है आपको ना। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को चेक करो, आप फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख पा रहे हो, ये भी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये भी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ऐसा कौन कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और ये कहता है कि जो आपने इसको तोड़ा है ये यूनिक तरीके से तोड़ा है, यानी अब आप इसको किसी दूसरे तरीके से नहीं तोड़ सकते,
यानी कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 बन गया तो 2 into 3 रहेगा अब हमेशा, किसी भी केस में 3 into 7 नहीं हो सकता। और 2 into 3 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है तो 2 into 3 6 का ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सर 2 into 3 जो है ना वो 9 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, नहीं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक रहता है। क्या रहता है? जिसका फिक्स हो गया उसी का रहेगा। तो अब आप कहोगे सर इसका भी 2 into 3 है, तो बेटा ये और ये प्राइम फैक्टराइजेशन अलग है। देखो वो 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 है। तो ये दो डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये 6 का फिक्स हो गया और ये 12 का फिक्स हो गया। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन अपन करते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर का वो यूनिक होता है। पढ़ लेते हैं, इसकी भी सुन लेते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स एवरी composite number can be written as the product of powers, पावर्स भी लगाएंगे हम उसमें ना, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ, सिंपली याद करें तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, लेकिन बीच में पावर्स भी आ जाती है ना, जैसे 2 की पावर 2 हुई, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज व्हाट? यूनिक। This factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. हाँ, ऑर्डर उल्टा सीधा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 6 को मैं 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 3 की पावर 1 into 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर दो प्राइम फैक्टराइजेशन बन गए। चेक करो, दोनों सेम है, ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है। 2 को पहले लिखे 3 को बाद में लिखा, 3 को पहले लिखे 2 को बाद में। तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, जिसमें प्राइम फैक्टर्स अकर हो रहे हैं उसका ऑर्डर बदल सकता है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बदलेगा, वो यूनिक रहेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? समझ आया ना सबको? ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ HCF एंड LCM की बात करते हैं। तो HCF क्या होता है? अभी जो मैंने बताया था वो HCF निकालने का तरीका था, लेकिन एक्चुअली HCF क्या है और LCM क्या है? तो HCF आपने बचपन से सीखा है, फुल फॉर्म होती है, इसको सिंपलेस्ट भाषा में समझे तो वो बड़े से बड़ा नंबर, जैसे मैंने कहा 2 नंबर का HCF बताओ, तो HCF कोई तीसरा नंबर होगा। तीसरा नंबर क्या होगा? वो बड़े से बड़ा नंबर होगा, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा होगा। और ऐसा होगा कि जो 2 गिवन नंबर्स आपने सर दिए हैं उनको पूरा पूरा डिवाइड करता है, उनको, ये बिल्कुल साधारण सरल भाषा में HCF की परिभाषा है। क्या है? जो 2 नंबर्स मैंने दिए हैं, 3 भी दे सकता हूं, 2 या 3 जितने भी ना, 1 से तो ज्यादा ही दूंगा। जो नंबर्स मैंने दिए हैं उनको पूरा पूरा डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर होता है HCF। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आपको 27 और 3 का HCF बताओ। 27 और 3 का क्या बताओ? तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जो 27 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है और 3 को भी करता हो। आप कहोगे सर 3 डिवाइड करता है 27 को भी और 3 को भी डिवाइड करता है। आप कहोगे 1 ही ले लो, 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। अच्छा, और कोई नंबर जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है? अच्छा 27 और 9 ले लो, चलो। हाँ, तो अभी भी 1 भी डिवाइड करता है 27 और 9 को, और 3 भी डिवाइड करता है। और कोई नंबर जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है? 9 है ना, 9 27 को डिवाइड कर सकता है और 9 को भी डिवाइड। इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है मैक्सिमम? तो 9 इसका HCF हो जाएगा। समझ में आया? वो सारे नंबर सोचो जो इन 2 नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, और उनमें सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है तो ये इसका फैक्टर है, दोनों का कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब इसका भी है और इसका भी है। 3 भी इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो 3 भी दोनों का कॉमन फैक्टर है। 9 भी दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 9 भी दोनों का कॉमन फैक्टर है, बट 9 हाईएस्ट है। डेफिनेशन उसकी फुल फॉर्म में छुपी हुई है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर भी हो, कॉमन भी हो, उसका भी हो उसका भी हो, और हाईएस्ट भी हो, दैट इज व्हाट वी कॉल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आया सबको? अच्छे समझ आए? अब बात करते हैं इसका दूसरा भाई LCM। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जहां भी मल्टीपल वर्ड आ जाए ना, मल्टीपल वर्ड का मतलब होता है उसकी टेबल में आने वाले नंबर्स। जैसे 3 के मल्टीपल बताओ, तो 3 की टेबल्स में तीन की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 3 1 जा 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12, ये सब 3 के क्या हैं? मल्टीपल। समझ में आया? मल्टीपल का बिल्कुल सरल भाषा में मतलब 3 की टेबल में जो जो नंबर्स दिखाई देंगे वो क्या होंगे उसके। बट याद रखना, हम जो टेबल याद रखते हैं वो 3 1 जा 3 से 3 10 जा 30 तक सीमित रहती है, लेकिन एक्चुअली टेबल यहीं तक नहीं रहती। 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, वो भी उसके मल्टीपल्स हैं। इवन नेगेटिव में भी हैं, 3 -1 जा -3,
3 माइनस 2 जा -6, 3 माइनस 3 जा -9, 3 0 जा 0, 0 भी उसका मल्टीपल है। ठीक है, क्लियर है। तो मल्टीपल्स की बात आती है तो ऐसे याद रख सकते हो कि इसकी टेबल में आने वाले नंबर्स, लेकिन फिर आप सीमित 10 नंबर्स तक मत हो जाना, आगे भी है। ठीक है बेटा, मल्टीपल का मतलब जो उसकी टेबल में दिखाई दे, बट टेबल शुड नॉट बी सीमित फ्रॉम 1 to 10, वहीं तक लिमिटेड नहीं है वो, उसके बाद भी है 3 11 जा 3 12 जा 3 13 उससे पहले भी है। 3 1 जा 3 से पहले क्या होगा, 3 0 जा, फिर 3 -1 जा 3 -2 जा, वो भी उसके ही मल्टीपल माने जाएंगे। क्या, हाँ, 0 सबका मल्टीपल है क्योंकि 0 सबकी टेबल में दिखाई देगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 बनता ही है ना, तो 0 सबका मल्टीपल है। बिल्कुल सही बात है, क्लियर है। 1 सबका फैक्टर है, 1 सबका फैक्टर है, 0 सबका मल्टीपल है, समझ में आई बात। ठीक है जी, हाँ जी। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, मल्टीपल, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। देखो एग्जांपल लेता हूं, अभी आप खुद बताओगे। मैंने कहा वही 27 and 9 ले रहा हूं मैं, वही 27 and 9 ले रहा हूं। मैंने कहा इसका एलसीएम बताओ, क्या कहा, क्या बताओ, फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म से सब पता चल जाता है। लीस्ट मल्टीप्लाई नहीं मल्टीपल, लीस्ट कॉमन। तो एंड से शुरुआत करो, सबसे पहले क्या है, तो 27 के भी मल्टीपल देखोगे, 9 के भी। 27 1 जा, ये 27 भी 27 का मल्टीपल है। 27 2 जा 54 भी इसका मल्टीपल है। 27 3 जा, अरे मल्टीप्लाई करके बता दो, नहीं है याद तो, हाँ 81। ठीक है, 27 भाई 5 मल्टीपल्स तो बताओ कम से कम। 27 4 जा 108 एंड 27 5 जा 135, 5 मल्टीपल्स इसके लिख दिए हमने। अब 9 के बताओ, ये तो याद है, 9 1 जा 9 2 जा, देखो कितनी तेज आवाज निकलती है, ऐसे समझ लीजिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। 9 3 जा 9 4 जा 36, 9 5 जा, ठीक है फाइन। और भी है मल्टीपल्स, फिर इतना एनालाइज करते हैं। मल्टीपल निकालने का काम हो गया, क्या 3 3 9 की टेबल में आता है कभी, नहीं नहीं 27 की टेबल में कौन कौन आता है और 9 की टेबल में कौन कौन आता है, ठीक है ना। मल्टीपल देख लिए, 27 के 5 और 9 के मल्टीपल्स 5। अब कॉमन, कॉमन मतलब दोनों में मैच कर रहे हो सेम, तो देखो एक तो 27 मैच कर रहा है, एक तो 27 मैच कर रहा है। और मुझे बताओ ऐसे चलते चलते, ऐसे चलते चलते लास्ट में 54 भी आएगा, 9 6 जा, तो ये भी मैच कर जाएगा। और चलते चलते 9 9 जा 81 भी आएगा, तो ये भी मैच है। तो ये कुछ कॉमन मल्टीपल्स हैं, उसमें सबसे, तो सबसे छोटा तो 27 ही होगा, बाकी सब तो बड़े हो गए ना। 54 27 से बड़ा हो गया। आप कहोगे सर कहां तक देखते जाए, मत देखो ना आगे, आपको से तो छोटे से छोटा पूछा है, आपसे तो छोटे से छोटा ही पूछा है, तो 2-3 मल्टीपल चेक करने में छोटे से छोटा मिल गया ना 27। तो एलसीएम ऑफ 27 एंड 9 27 ही तो होता है। आपके ट्रेडिशनल तरीके से निकाल के देख लो, जो ये ट्रेडिशनल तरीका है आपका, ये ऐसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो ना ट्रेडिशनल तरीका। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 into 3 into 3 27 आ गया। तो डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है ना आपका वाला तरीका भी। क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स निकालो, कॉमन देखो, उनमें सबसे छोटा देखो, एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स निकालो, कॉमन देखो और उनमें सबसे बड़ा फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जो डिवाइड करता हो उनको, उनमें भी कॉमन फैक्टर देखो और उसमें भी बड़े से बड़ा फैक्टर देखो। क्लियर है, ठीक है। डेफिनेशन से दोनों चीजें समझ में आ गई, एचसीएफ एंड एलसीएम। उन्हीं 27 एंड 9 का मैंने एचसीएफ भी निकलवा दिया, उन्हीं 27 एंड 9 का मैंने एलसीएम निकाल दिया। अब ये तो हो गई सर ट्रेडिशनल तरीके से करने वाली बात है। अब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो थोड़ा टेबल बनाने बैठेंगे, थोड़ा ना हम टेबल बनाने बैठेंगे। ये तो चलो छोटे से छोटे में 27 कॉमन मिल गया, नहीं मिलता तो मान लो इसकी भी 9 तक टेबल लिख ली, इसकी भी 9 तक टेबल लिख ली, अभी तक कॉमन नहीं मिला, चलते जाओ, ऐसे थोड़ा कॉमन निकालते रहेंगे। तो ये तो है समझाने वाला तरीका, बट
ऑब्वियसली प्रैक्टिकल तरीका ये नहीं है। तो प्रैक्टिकल तरीका क्या कहता है? प्रैक्टिकल तरीका कहता है प्राइम फैक्टराइज करो। क्या करो? जो अभी हम पीछे सीख के आए हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से 27 एंड 9 या किसी भी 2 या 3 नंबर्स का, हाँ बैठते जाओ, हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। देखते हैं वो तरीका क्या है। ये तो है डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय ऑल द गिवन नंबर्स कंप्लीटली। जैसे 27 और 9 का एलसीएम पूछा, तो वो छोटे से छोटा नंबर बताओ, वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इन नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 9 इससे भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 9 इससे भी छोटा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और छोटे से छोटा है। सही कहा क्या? एक मिनट, ये एचसीएफ निकाल दिया मैंने, सॉरी। वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करता हो। जैसे 27 से 27 डिवाइड हो जाता है, मैंने एचसीएफ बता दिया हो, और 27 से 9 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ये डेफिनेशन है सरल भाषा में। भाई 2 नंबर्स का एलसीएम पूछा है मैंने, तो ऐसा छोटे से छोटा नंबर सोचो जो इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है और जो इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। तो 27 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, 27 9 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। और भी नंबर्स हैं जैसे 54 भी 27 को डिवाइड कर सकता है, 9 को कर सकता है, लेकिन छोटे से छोटा चाहिए। तो छोटे से छोटा कौन सा मिला? 27। अब इसको निकालने का जो तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो आपके कोर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग व्हाट? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या यूज में लेते हैं? हम यूज में लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? कि किसी भी कंपोजिट नंबर को तोड़ के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट, पावर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप लिख देना, और लिखने के बाद का आगे का प्रोसेस है। फिर लिख के फिर क्या करेंगे? लिख के 2 फॉर्मूले हैं। एचसीएफ का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, एलसीएम का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। ये 2 फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी वाला ही नंबर लेते हैं 27 एंड 9। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है? दोनों को प्राइम फैक्टराइज करो। तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 का क्यूब, राइट, और 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 का स्क्वायर। अब एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स की छोटी से छोटी पावर लो। तो इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर 3 3 है, लेकिन पावर छोटी से छोटी लेनी है। तो इधर 3 का क्यूब है, इधर 3 का स्क्वायर, तो क्या लूंगा? तो एचसीएफ 9 आया, और उस तरीके से भी 9 आया था। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है कि लार्जेस्ट पावर लो, लेकिन कॉमन की मत लो, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स की बड़ी से बड़ी पावर लो, ऑल प्राइम फैक्टर्स की। तो यहाँ तो वैसे भी 2 ही प्राइम फैक्टर्स थे, तो 3 ही लेना पड़ेगा, लेकिन बड़ी से बड़ी पावर लेनी पड़ेगी, यानी 3 का क्यूब यानी कि 27। इससे थोड़ा कम समझ आया होगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 12 एंड 30, 12 एंड 30। ठीक है, इसका मुझे एचसीएफ भी चाहिए, एलसीएम भी चाहिए। तो 12 को प्राइम फैक्टराइज करना जरा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, एचसीएफ क्या करता है? बाय फॉर्मूला कॉमन फैक्टर निकालो। दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 3। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर 2 और 3 होंगे। और पावर क्या लेता है वो? स्मॉलेस्ट। देखो, जब इस मेथड से अपन एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, तो उनके फुल फॉर्म का उल्टा होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इस तरीके से अपन पावर स्मॉलेस्ट देखते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इस तरीके से पावर अपन हाईएस्ट लेते हैं। इस तरीके में उल्टा हो जाता है बस, है ना। तो अपन पावर 2 की भी और 3 की भी छोटी से छोटी लेंगे। यहाँ पे पावर 2 है, 2 की 2, और यहाँ पे 1, छोटी कौन सी हुई? 3 की पावर तो 1 1 ही है, तो 1 ही छोटी रहेगी। तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या कहता है?
कॉमन फैक्टर मत लो, सारे फैक्टर लो। तो इसके पास 2 और 3 है, इसके पास 2 और 3 और 5 है, तो सारे लूंगा तो 2 और 3 और 5 लेने पड़ेंगे, दोनों के मिला के सारे ले लो एक बार के लिए। और अब पावर कैसी लो, बड़ी से बड़ी। तो 2 की पावर 2 थी, 1 थी, बड़ी कौन सी होगी 2। 3 की पावर 1 ही थी तो बड़ी भी 1 ही होगी, और 5 की पावर तो एक बार ही है तो वही बड़ी वही छोटी। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम। समझ में आया तरीका? पहले करो प्राइम फैक्टराइज, पहले करो, फिर अगर एचसीएफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर्स लिख लो, एलसीएम निकालना है तो सारे फैक्टर्स लिख लो। एचसीएफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर्स लिखने के बाद पावर लो छोटी से छोटी, एलसीएम निकालना है तो सारे फैक्टर्स लिख के पावर लो बड़ी से। एक नंबर का आप करके बताओ, फिर आज के लिए काफी है। आप निकालिए एचसीएफ 24, 36 एंड 60, 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फटाफट। हाँ दोनों। और लोग बाहर वेट कर रहे हैं क्या? चलो जल्दी करो, हो गया? बताओ फिर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन शिवम इंटू 3, सही कहा क्या इसने? करके देख लिया करो ना, 2 का क्यूब 8, 8 3 24 हो गए। 36 का बताना दिव्यांग, इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 जा 36, वेरी गुड। और 60 का बताओ आकांक्षा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, 5 जा 60, सही बताया तीनों ने। अब बात करते हैं एचसीएफ। एंजल एचसीएफ में कौन से फैक्टर्स लेते हैं? एचसीएफ में कॉमन, तो कॉमन फैक्टर्स बताओ। अच्छा कॉमन की बात करूंगा तो तीनों में कॉमन होने चाहिए, तो ऐसे कौन से कॉमन है जो तीनों में है? 2 और 3। नॉन ये अनुष्का आप बताओ, 2 और 3 तो ले लिए, अब इनकी पावर्स क्या लेते हैं, बड़ी या छोटी? छोटी से छोटी, तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तीनों में छोटी कौन सी है? 2। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, छोटी में छोटी कौन सी है? 1। 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, इसका एचसीएफ ऑफ 24 36 एंड 60, फाइन, कोई डाउट? अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम में भव्य बताओ कौन से फैक्टर्स लेते हैं? हाँ वो तो पावर है, फैक्टर्स कौन से लूं? सारे फैक्टर्स कौन से लूंगा? इसके पास फैक्टर है 2 और 3 के, इसके पास फैक्टर है 2 और 3 के, इसके पास फैक्टर है 2 और 3 और 5 के, तो सारे लेने हैं तो कौन कौन से लेने पड़ेंगे? 2 और 3 के और 5 के ले लूंगा तो सारे सबके कवर हो गए, कुल मिला के सबके कवर करने हैं एलसीएम में। अब पावर कौन सी लेंगे? बड़ी से बड़ी, तो इसके पास पावर है 3 2 2, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी 3, इसके पास पावर है 1 2 2, तो पावर क्या हो जाएगी बड़ी 2, और 5 तो एक ही बार आ रहा है तो उसकी जो एक बार पावर आ रही है वही बड़ी है वही छोटी है। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, 8 9 जा होता है 72, 72 इंटू 5 क्या होता है 360, ये हो गया इसका एलसीएम। तो आई होप अब सब समझ गए होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका आना तय है, इस कॉन्सेप्ट से आना तय है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है फाइन। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब क्या बचता है, एक मिनट रुक जाओ, रिलेशनशिप बचता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कल देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी कल देखेंगे बस, और फिर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है
√2 इज इरेशनल प्रूव करने की। तो ठीक है, अपन ऊपर ऊपर से देख लेंगे जल्दी जल्दी करके, है ना। कुल मिला के कल रिवीजन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, परसों टेस्ट हो सकता है इस चैप्टर का, ठीक है। एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।